नमस्कार दोस्तों। वन नोट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में आरपीएससी आरएस का जो फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, आरएस मेंस के जो फर्स्ट पेपर उसके आंसर्स और क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ड्यूडी किन्हें कहा जाता है? ड्यूडी किसको कहा कहते हैं? ड्यूडी हिंदी शब्द है, इसका अर्थ होता है दो द्वार वाला या दो द्वारी। ठीक है, इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से ऐसे स्थानों के लिए किया जाता था जो दोनों द्वारों से प्रवेश करने की अनुमति देते थे, जैसे कि एक मंदिर या एक विशेष जगह। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य पूर्वी अथवा ढूंढाड़ी के अंतर्गत सम्मिलित किन्हीं दो बोलियों के नाम लिखिए। उनमें है तोरावाटी और नागरजोल। ठीक है, तोरावाटी और नागरजोल। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, बुद्ध और जैन मत संविदा संहिताओं में वर्णित धर्म में किस प्रकार भिन्न दो प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य दुख को समाप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो क्या है? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, और जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक एकाग्रता शामिल है। अब आते हैं हम जैन धर्म पे। जैन धर्म में क्या होता है कि इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? महावीर स्वामी। इन्होंने क्या जैन धर्म की स्थापना की है। जैन धर्म है उसका उद्देश्य क्या है? जन्म मरण के चक्कर में से क्या हुआ ना, मुक्ति पाना। इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी है? जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अनिकांतवाद जैसे मूलभूत नैतिक सिद्धांत पाए जाते हैं। तो ये क्या है? भिन्नता है। ठीक है, ये क्या है? दोनों धर्मों की जो संहिताओं में भिन्नता। नेक्स्ट आते हैं, तीन कटिया क्या है? नेक्स्ट, तीन कटिया ये क्या है? एक माप की इकाई है। प्रत्येक बीघा को 20 कट्टों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। इस प्रणाली के तहत भारतीय किसानों को अपनी भूमि के बी प्रत्येक 20 कट्टा में से 3 पर केवल नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक किसान को अपनी जमीन के 3 हिस्सों को कुल 20 भागों में से नील को समर्पित करना है। ठीक है, तो ये 3 कटिया क्या थी? एक माप की इकाई थी अंग्रेजों के समय में। ठीक है, ये एक माप की इकाई थी अंग्रेजों के समय में। नेक्स्ट आते हैं, सार्वभौमिक पौरोहित्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या था? सार्वभौमिक पौरोहित्य का अर्थ है कि वह चीज जो हर कोई, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, स्वीकार कर सकता है। यह विश्व में व्याप्त या फैला हुआ होता है, चाहे हम हिंदू या मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जैन हो, या ये मान्यता सभी को स्वीकार्य होती है। ठीक है, कौन सी? चाहे हम आस्तिक हो या नास्तिक हो। ये क्या है कि विश्व में हर जगह ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है वो क्या है? हर जगह व्याप्त है। चाहे हम वैज्ञानिक हो या वैज्ञानिक ना हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर कोई इन मान्यताओं को स्वीकार करता है और इस बात को समझ सकता है कि उसकी अपनी खुशी के लिए इन मान्यताओं का पालन करना बहुत आवश्यक है। ये तो सार्वभौमिक पक्ष है। ठीक है, सार्वभौमिक क्या है? चाहे हर कोई आदमी क्या मान, या तो क्या होता है? आस्तिक होता है या फिर नास्तिक होता है, उनको मानना पड़ता है। राजस्थानी साहित्य में
जो निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। वात और वचनिका। वात क्या होती है? राजस्थानी साहित्य में वात एक रूपकीय शब्द है जो कथाओं और कहानियों की भाषा को दर्शाता है। यह शब्द वास्तविकता से अलंकृत होता है और राजस्थानी भाषा में अपार वार्तिका गाथाओं का अभिवादन करता है। ये गाथाएं ऐतिहासिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, प्रेमप्रक हो सकती है और काल्पनिक हो सकती है। ठीक है, ये ये किसकी वो है? वात की व्याख्या है। ठीक है, वचनिका की हम करते हैं वीडियो के एंड में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जयपुर पंजाब मंडल के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विश्व विख्यात आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान जयपुर पंजाब मंडल ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, चलिए हम इस आंदोलन के प्रति जयपुर प्रजामंडल के दृष्टिकोण को आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। जयपुर प्रजामंडल का योगदान क्या है? जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम क्या है? प्रजामंडल था। इसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई है। यह प्रजामंडल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बना गया था। किस उद्देश्य से? जागरूकता लाने के उद्देश्य से। हीरालाल शास्त्री का नेतृत्व में, हीरालाल शास्त्री का नेतृत्व किस प्रकार रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन समझौते किया, जिससे प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ नैनार और आलवार। नैनार और आलवार के भक्ति संतों के सामाजिक धार्मिक महत्व को व्याख्यायित कीजिए। नैनार और आलवार दोनों ही हिंदू धर्म के महान भक्त थे। उनका सामाजिक धार्मिक महत्व विशेष रूप से तमिलनाडु में था। नैनार कौन होते हैं? शिव भक्त होते हैं। ये वे भगवान शिव के परम उपासक थे। उन्होंने तमिलनाडु में अपने अपने देवता का गुणगान करते हुए भ्रमण किया और बहुत से स्थानों पर विशाल और सुंदर महल या सुंदर मंदिर बनवाए। चोल शासकों से इन दोनों प्रकार के संतों को संरक्षण प्राप्त हुआ। चोलों ने क्या किया है? इनको संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने तमिल और तेलुगु भाषा में गीत लिखे जो मंदिरों में, उत्सवों और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भजनों के रूप में गाए जाते हैं। ठीक है, ये नैनार के सामाजिक धार्मिक महत्व है। अब आता है अलवार। अलवार अलवार क्या होते हैं? ये वैष्णव भक्त होते हैं। विष्णु के क्या होते हैं? मुख्यतः उपासक होते हैं। ये भी तमिलनाडु में अपने अपने देवता का गुणगान किया और मंदिर बनवाया। उन्हीं संतों ने भक्ति आंदोलन का संचालन किया और धार्मिक सुधार के लिए प्रयास किए। ठीक है, भक्ति आंदोलन का संचालन और धार्मिक सुधार किए इन्होंने। ये संत भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में धार्मिक सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर को बचाया। हैदराबाद हैदराबाद के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के मार्ग में रजाकार प्रमुख बाधा थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हैदराबाद का भारत में विलय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसमें कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां थी। विशेषतः कौन कौन सी चुनौतियां थी? हैदराबाद के रियासत के जो निजाम थे, हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक थी, सबसे बड़ी रियासत थी। इसका निजाम मीर उस्मान अली खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी स्वतंत्रता की राह चुनने में चुनौती में था। ठीक है, इनसे मीर उस्मान अली खान चुनौती दे रहे थे कि हम स्वतंत्रता संग्राम के समय हम स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। निजाम ने भारत में विलय के प्रस्ताव को क्या किया? नामंजूर किया और खुद को स्वतंत्र रहने का ऐलान किया। इसी कड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले
गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने निजाम के साथ चर्चा की। उन्होंने समझा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हैदराबाद की विलय आवश्यक है। अंत में हैदराबाद रियासत ने भारत में विलय किया, जो आज़ाद भारत के एकीकरण की महत्वपूर्ण कड़ी थी। यह घटना भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है और इसने राष्ट्र की एकता को मजबूती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो विश्व युद्ध के कारण राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय स्तरीय की भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी? द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे विक्ट्री इन यूरोप भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1929 से 1945 तक चली। यह युद्ध विश्व स्तरीय था। लगभग 70 देशों के थल जल वायु सेनाएं शामिल थी। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बट गया था। कौन कौन से थे? द्वितीय और मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। यूरोपियन स्त्रियों की भागीदारी इस युद्ध में विशेष रूप से राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ी। यहाँ कुछ कारण और प्रकार दिए जा रहे हैं। आर्थिक भागीदारी क्या थी? यूरोपीय स्त्रियों ने युद्ध के दौरान अपने देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न कामों में योगदान किया, जैसे कि फैक्ट्रियों में काम करना, युद्ध सामग्री बनाना, अन्य आर्थिक क्षेत्रों में योगदान करना। राजनीतिक भागीदारी क्या थी उनकी? यूरोपीय स्त्रियों ने युद्ध के दौरान अपने देशों की राजनीतिक जीवन में भी भागीदारी की। वे नागरिक समूहों, युद्ध संगठनों और राजनीतिक दलों में शामिल होकर युद्ध प्रबंधन में योगदान करती थी। इस युद्ध ने यूरोपीय स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को बदल दिया और उन्हें नई समाज में महत्वपूर्ण जगह दिलाई। ये उनकी साहसिकता और संघर्ष की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के सूर्य मंदिरों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए। राजस्थान में सूर्य मंदिरों की विशेषता और उनका अत्यंत महत्व है। ये मंदिर सूर्यदेव की उपासना के लिए बनाए गए हैं और उनके श्रृंगारिक वास्तुकला आपको आकर्षित करेगी। पहला है रणकपुर का मंदिर, ठीक है, रणकपुर का सूर्य नारायण मंदिर। यह मंदिर उदयपुर के 98 किलोमीटर दूर रणकपुर में स्थित है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय और यह सूर्यदेव को समर्पित है। इसके शिखरों के कलश और गुंबद अत्यंत मनमोहक है। दूसरा है झालरापाटन का सूर्य मंदिर। यह मंदिर भी अपनी प्राचीनता और स्थापत्य वैभव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बाहरी और भीतरी मूर्तियां वास्तुकला की चरम ऊंचाई को छूती है। तीसरा है देवका का सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे? ये बाड़मेर में है और प्रतिहार राजपूत वंश के राजा ने इसको बनाया है। इसकी मूर्ति में भगवान सूर्य के साथ छत्रक, हंस और गरुड़ दिखाई दिए गए। देवका का जो सूर्य मंदिर है उसमें जो भगवान सूर्य हैं उसके साथ छत्रक, हंस और गरुड़ के चित्र भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सूर्य मंदिर भारतीय संस्कृति के विशेष हिस्से, संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनकी शांति और सौंदर्य आपको प्रभावित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की संस्कृति में भारतीय संस्कृति के निरंतर एक अनन्य विशिष्टता है, व्याख्या कीजिए। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और अत्यधिक विविध संस्कृतियों में से एक है। इनकी अनन्य विशिष्टताएं कई पहलुओं में छिपी है जो उसे अन्य संस्कृतियों से अलग करती है, ठीक है। पहली विशेषता क्या है? धार्मिक विविधता। भारतीय संस्कृति धार्मिक विविधता के रूप में अपनी अनन्यता को प्रकट करती है। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ख्रिस्ती धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक समुदाय है। यहाँ धार्मिक सहमति के बावजूद भी विविधता का आदान प्रदान है। दूसरा होता है भाषा और लिपि की विविधता। भाषा और लिपि की विविधता। भारतीय संस्कृति में अनेक भाषाएं और लिपियां हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया और अन्य भाषाएं यहाँ बोली जाती है। वास्तु और कला। भारतीय संस्कृति की वास्तुकला अत्यंत विविध है। यहाँ पे मंदिर, मौन मंदिर, गुफाएं, चित्रकला, नृत्य, संगीत और शिल्पकला का विकास हुआ। आध्यात्मिकता में और योग। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार भारतीय संस्कृति के
मूल तत्व है। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विकास उसकी विविधता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर है। मौर्य स्तंभ स्तंभ देशज मूल के हैं। इसको क्या करना, ये क्या है, क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजवंश का नाम है। यह साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य के नेतृत्व में बना था। संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य ने की है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र है। धर्म, मौर्य साम्राज्य में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक का योगदान क्या है? अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा और उसने धार्मिक तोलमोल को बढ़ाया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत की। उसकी विशेषता उसके धार्मिक विविधता, वास्तु और शांति के प्रति प्रतिबद्धता में थी। ठीक है, ये क्वेश्चन। यूरोपीय औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। तो इसका आंसर मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, इसका अलग से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट होता है? केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट होता है? इसका आंसर है, गैर कर राजस्व वह है जो करों को छोड़कर अन्य स्रोतों से सरकार द्वारा अर्जित किया जाता है। इनमें निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है ब्याज की प्राप्तियां। पहला क्या है? ब्याज। सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए राज्यों को दिए गए ऋण और धन पर ब्याज एकत्रित करती है। दूसरा है लाभ और लाभांश। सरकार किसी भी सामान्य सेवाओं को प्रदान करने के बदले में गैर राजस्व कर एकत्रित करती है। और विदेशी अनुदान, यह विदेशी देशों से आने वाले अनुदानों को शामिल करता है। तो ये क्या हुआ? 3 गैर कर राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 3 आर्थिक रेलवे गलियारों का नाम लिखिए जिन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति राज्य के अंतर्गत 2024-25 के अंतिम बजट में घोषित किया है। इसका आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के अंतरिम बजट में 3 प्रमुख आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। ये गलियारे निम्नलिखित है। पहला गलियारा है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट का गलियारा है। इस गलियारे का उद्देश्य लॉजिस्टिक कुशलता को सुधारना है। ठीक है, और लागत को कम करना है। बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। तीसरा जो गलियारा है वह उच्च यातायात और घनत्व गलियारा। इस गलियारे का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुरक्षा और यात्रा की गति को बेहतर बनाना है। ये गलियारा रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण कदम और लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार में मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा क्या है? इसका आंसर है एक केंद्रीय बैंकिंग रणनीति है। यह एक केंद्रीय बैंकिंग रणनीति है जो मुद्रास्फीति के निर्धारित वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने के इर्द गिर्द घूमती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने से दीर्घकालिक आर्थिक विकास सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता प्राप्त की जाती है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को केंद्रीय बैंकिंग के अन्य संभावित नीतिगत लक्ष्यों के विपरीत किया जा सकता है, जिसमें विनिमय दर, बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय को लक्षित करना शामिल है। ठीक है, ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का ढांचा है। राजस्थान सरकार के द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल को क्यों स्थापित किया गया? इसका आंसर है ज्ञान संकल्प पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। यह पोर्टल शिक्षा संस्थाओं, शिक्षकों, छात्रों और दाताओं को एक स्थान पर जोड़ता है ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान को बढ़ा सकें। यहाँ दाताएं विभिन्न शिक्षा परियोजनाओं को समर्थन दे सकती है, जैसे कि विद्यालयों के निर्माण, डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय, खेलकूद और अन्य शिक्षा से संबंधित पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान जननी शिक्षा सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राजस्थान जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु दर को कम करना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना और गर्भवती महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करके संस्थागत जीवन को प्रोत्साहन करने के साथ साथ बच्चे के जन्म के दौरान माँ और शिशु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना के अंतर्गत समस्त राज्य के चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त JSY में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में संस्थागत प्रसव कराने पर प्रसूता को परिलाभ या प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के प्रसूता को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र के प्रसूता को 1000 रुपये दिए जाते हैं। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से गर्भवती महिलाओं को लक्षित किया जाता है, जहां मातृ स्वास्थ्य सेवा की कमी या अप्राप्य हो सकती है। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि वह स्वास्थ्य सेवाओं का सही उपयोग कर सके और उनके शिशु के जीवन को सुरक्षित बना सके। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक महत्वपूर्ण कृषि विकास योजना है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य इसका रोजगार के अवसर। योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े परियोजनाओं में रोजगार के अवसर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा क्या है? किसानों की आय में स्थिरता लाना। योजना के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद की जाती है। थर्ड है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास। योजना से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जिससे उपज की बर्बादी को कम किया जा सकता है। और फोर्थ है अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन। अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन। योजनाओं के तहत नौकरियों के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात को बेहतर बनाना। पांचवा क्या है? खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बेहतर बनाना। योजना से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये 5 क्या है? किसान संपदा योजना के उद्देश्य है। ठीक है, योजना के अवसर किसान की आय में स्थिरता, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, अप्रत्यक्ष रोजगार का साधन और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के कार्य। राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के क्या कार्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये एक महत्वपूर्ण संगठन है जो औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यों का प्रबंधन करता है। यह ब्यूरो विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त निवेश के अवसर प्रदान करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, ESDM, खान और खनिज। ठीक है, ये क्या है? निवेश संवर्धन ब्यूरो के कार्य है। भारत के स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। इस योजना के तहत भारतीय ग्रामीणों को संपत्ति के प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके उन्हें वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही यह योजना संपत्ति के निर्धारण में सहायता करती है। इस संपत्ति के अधिकारियों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की राष्ट्रीय रसद नीति। भारत की राष्ट्रीय रसद नीति, इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय रसद नीति, जिसे हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी NLP के रूप में जानते हैं, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति है जो देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है। पहला जो उद्देश्य वो क्या है? लॉजिस्टिक लागत को कम करना। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य लॉजिस्टिक लागतों का आधा करना और 2030 तक
मानकीकृत वैश्विक लागत तक पहुंचाना। इससे भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य है। लॉजिस्टिक में जो खर्च आता है, मतलब लाने और ले जाने को जो खर्च आता है, उसको क्या करना, आधा करना, इस नीति का क्या है, प्रमुख उद्देश्य। लॉजिस्टिक स्थिरता, लॉजिस्टिक स्थिरता नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में लॉजिस्टिक क्षेत्र में नियमों को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य रखती है। यह शिपिंग सेवा प्रदाताओं के लिए कागजी कार्रवाई के चरणों को कम करेगा और सभी लॉजिस्टिक विचारों से संबंधित एकल खिड़की अनुमोदन प्रक्रिया शुरू करेगा। संसाधनों के कौशल में सुधार, एनएलपी ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में संसाधनों के कौशल में सुधार करने का लक्ष्य भी रखा है। ये नीति मानव को उन्नत बनाने के लिए एक व्यापक योजना निर्धारित करती है। ठीक है, व्यापक योजना निर्धारित करती है राजधानी रसद क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान के 6वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिश का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। 6 जो राज्य फाइनेंस कमीशन है उसकी क्या क्या सिफारिश है। तो राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग ने हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 12 अप्रैल 2021 को किया गया। इसकी मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल है। पहली जो सिफारिश है, मूलभूत कार्यों के संपादन। आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को संविधान और पंचायती राज तथा राज्य नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए मूलभूत कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, उनके कार्यकलापों में सुधार लाने की कोशिश की गई है। दूसरा है आर्थिक स्थिरता। आयोग ने राज्य के आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है। थर्ड है विकास के लिए सुझाव। आयोग ने राज्य सरकार को विकास के क्षेत्र में सुधार करने के विभिन्न सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषता पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषता निम्न प्रकार से। पहली क्या है, किसानों की पात्रता। इस योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार जोतदार किसानों सहित सभी किसान पात्र है इसके, है ना। इस सबसे पहले विशेषता है किसानों की पात्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, दूसरा है प्रीमियम भुगतान। किसानों को फसल बीमा के लिए न्यूनतम प्रीमियम भुगतान करना होता है। खरीफ की फसलों के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम भुगतान किया जाता है। लेकिन जैसे देखिए, मान लो अगर 1 लाख का कोई बीमा है, 1 लाख का बीमा है, तो इसमें खरीफ में तो 2,000 रुपये देना पड़ेगा किसानों को, और रबी में यह खरीफ और रबी में कितना देना पड़ेगा, 1,500 रुपये। ठीक है, ये बीमा की राशि। बीमा कवर मतलब बीमा में कौन कौन कवर होगा, किस किस को कवर किया गया। योजना में प्राकृतिक आपदाएं, फसलों के रोगों और कर्मियों से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर मिलता है। चौथा है व्यवस्थित प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक एकल प्लेटफॉर्म पर कई स्तरों के स्थानों को जोड़ने का प्रयास करती है, जिससे बीमा कार्य को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके। इस योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा किया गया है। अब तक 1,07,059 करोड़ रुपए से अधिक दावों के भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क में प्रस्तुत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित
अद्यतित योगदान पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें सम्मेलन में भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लॉस एंड डैमेज फंड, ये पहली तो ये विशेषता लॉस एंड डैमेज फंड। COP 28 के सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहे देशों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। इस फंड के तहत विकसित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर सकें। सेकंड है ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट। यह टेक्स्ट पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। COP 28 में इस टेक्स्ट का 5वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को 3 गुना करने, अनअबेटेड कोयला ऊर्जा को बंद करने और शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लक्ष्य समाहित है। थर्ड है वैश्विक स्टॉक टेक ड्राफ्ट। COP 28 में वैश्विक स्टॉक टेक ड्राफ्ट को बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया। इसमें विश्व स्तर पर विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य समाहित है। तो ये क्या हुआ, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतन योगदान, ये क्या है, तीनों भारत लेके आया है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राजस्थान में जल संचयन, सिंचाई और जल संवर्धन के क्षेत्र में कृषकों की आजीविका को सुधारने के उद्देश्य से चलाई जाती है। इस परियोजना के तहत जिले की सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में कृषकों को विभिन्न गतिविधियों की फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, सोलर संयंत्र, आजीविका कंपोनेंट, प्लास्टिक मल्बिंग, लो टनल, वर्मी कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इससे कृषकों की आय में सुधार होता है और जल संचयन के माध्यम से जल संसाधन की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टॉक्सिकेशन से आपका क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है वेस्टॉक्सिकेशन एक अद्भुत शब्द है जिसका अर्थ है नशीली वस्तु, यानी किसी ऐसी चटपटी या स्वादिष्ट चीज को खाने के बाद मुंह का स्वाद बदल जाता है। इसमें कबाब, पापड़, समोसा जैसी चीजें शामिल हो सकती है। अर्जुन अप्पादुरई द्वारा वैश्विक समाज के संदर्भ में उल्लेखित संस्कृत प्रवाह के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। अर्जुन अप्पादुरई के द्वारा वैश्विक समाज के संदर्भ में उल्लेखित संस्कृत प्रवाह का स्वरूप एक रोमांटिक और उत्कर्ष व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाता है। यह एक अद्भुत शब्द है जिसका अर्थ नशीली वस्तु है। एक मिनट, सॉरी ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हम बाद में, अभी वीडियो के एंड में इसको सर्च करके मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आता है अनियत रोजगार। अनियत रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कामगारों को स्थायी या नियमित रूप से नौकरी नहीं मिलती है। यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का एक प्रकार होता है और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनियत रोजगार के कारण लोग अपनी आजीविका को सुरक्षित और स्थायी नहीं मानते, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। निर्धनता की संस्कृति। निर्धनता एक ऐसी दशा है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण जीवन तक पहुंच नहीं प्राप्त होती। यह व्यक्ति निर्धन होता है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं होती, जैसे कि पौष्टिक भोजन, साधारण वस्त्र और आवास। उन्हें रहने के लिए मकान तक नहीं मिलता। उनके पास पानी, बिजली, शिक्षा और अस्पताल जैसी सुविधाएं भी नहीं होती। इसके कारण वह दोहरी मार झेलने के लिए अक्सर मजबूर होता है। एक और गरीबी की तो दूसरी ओर समाज की। निर्धनता न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक चिंताओं की एक बहुआयामी अवधारणा है। दहेज प्रथा के
दोष और कमियां। व्यक्तिगत और सामाजिक दोष। गरिमा का उपहास। दहेज प्रथा महिलाओं की गरिमा को खुले उपहास का शिकार बना देती है। यह उनके व्यक्तिगत और सामाजिक दर्जे को क्यों उनके दहेज के आधार पर मापती है, जो अन्य गुणों और उपलब्धियों के साथ नहीं जाता। विवाह में असमानता। दहेज के चलते विवाह में योग्य कन्याएं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती है। ऐसा करके उन्हें उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये तो क्या हुआ, व्यक्तिगत और सामाजिक द्वेष हुआ। दूसरा क्या, आर्थिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। विवाह में दहेज का भारी बोझ। विवाह में दहेज का भारी बोझ पड़ता है। दहेज प्रथा दुल्हन के परिवार पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकती है। यह उनके आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और उन्हें अपनी आजीविका के लिए असुरक्षित बना सकता है। दूसरा इसमें दहेज के चलते अपराध। कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की ओर ले जाती है, जिससे भावनात्मक दुर्व्यवहार और चोट से लेकर मृत्यु भी शामिल हो सकती है। दहेज प्रथा के बदले में हमें समाज में समानता, समरसता और महिलाओं की गरिमा को सम्मान करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है। दहेज प्रथा के दहेज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार जाति व्यवस्था समाज में खंडात्मक विभाजन को प्रस्तुत करती है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक प्रमुख बुराई है, ये युगों से चली आ रही है। यह समाज को कुछ खंडों और अथवा टुकड़ों में विभाजित करती है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, भूमिका और प्रतिष्ठा जन्म से निश्चित होती है। इस व्यवस्था में जातियों के विभिन्न खंडों में ऊंच नीच का एक निश्चित सोपान होता है, जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। यह व्यवस्था हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समाज में समान रूप से दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति किस सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल प्रस्तुत करती है। गरासिया जनजाति भारतीय समाज में एक जनजाति है जो मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में निवास करती है। मुख्यतः कहाँ निवास करती है, गुजरात और राजस्थान में। इसके लोग मुख्यतः राजस्थान के बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, उदयपुर क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। गरासिया जनजाति की विशेषता निम्नलिखित है। रहन सहन और वेशभूषा। गरासिया पुरुष धोती कमीज पहनते हैं और सिर पर तौलिया बांधते हैं। स्त्रियां गहरे रंग और तड़क भड़क वाले रंगीन घाघरा और ओढ़नी पहनती है। भाषा क्या होती है, गरासिया भाषा में गुजराती, बीली, मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण होता है। विवाह प्रथा। गरासिया समाज में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है, मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना विवाह। गोदना परंपरा। गरासिया में गुदवाने की परंपरा है, जिसमें महिलाएं ललाट और टोटी पर गोदने गुदवाती है। गरासिया जनजाति का समाज अपनी विशेष संरचना, नृत्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई से आपका क्या तात्पर्य है। उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई से आपका क्या, उत्पाद मिक्स। यह टूल विपणन योजना के भाग 2 के तहत आता है और उत्पाद पोर्टफोलियो की जटिल बुनाई को समझने में मदद करता है। इसमें उत्पाद प्रस्तावों और अनेक उत्पाद लाइनों का सूक्ष्म अन्वेषण किया जाता है, जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने और उन उत्पादों के आधार पर कंपनी की रणनीति को समृद्ध करने में मदद करता है। उत्पाद पोर्टफोलियो की रणनीति क्या होती है। यह टूल बाजार प्रवेश रणनीति की जांच करने में मदद करता है। इसके माध्यम से आप जांच कर सकते हैं कि बाजार विस्तार निवेश के लायक है या नहीं। ये क्या है, उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूंजी अवधारणा की अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा लिखी है। ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो किसने किया है, मोदिग्लियानी मिलर ने। मिलर प्रमेय को अक्सर पूंजी संरचना अप्रासंगिकता सिद्धांत कहा गया है। ठीक है। और ये जो मिलर है, इसने
प्रतिपादित किया है? शुद्ध आय दृष्टिकोण। ठीक है, इसके एक क्या है, एक प्रमुख अवधारणा क्या है? शुद्ध आय दृष्टिकोण। इस सिद्धांत के अनुसार एक फर्म अपनी पूंजी की लागत कम करके फर्म के कुल मूल्यों में वृद्धि कर सकती है। जब पूंजी की लागत सबसे कम होती है और फर्म का मूल्य सबसे बड़ा होता है तो हम इसे फर्म के लिए इष्टतम पूंजी संरचना कहते हैं। इस बिंदु पर प्रति शेयर बाजार मूल्य अधिकतम होता है। यह सिद्धांत वित्तीय उत्तोलन के माध्यम से पूंजी की लागत को कम करके निरंतर संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत 4 नेतृत्व व्यवहारों की सूची बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेतृत्व पथ लक्ष्य सिद्धांत है। एक महत्वपूर्ण नेतृत्व सिद्धांत है जो नेताओं के व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में समझने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत नेताओं के 4 प्रमुख व्यवहार होते हैं। जो भी लीडर होते हैं, नेता मतलब, पहला होता है निर्देशात्मक। इस व्यवहार में नेता अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन करता है और कार्य के संबंध में निर्देश प्रदान करता है। यह नेतृत्व व्यवहार अनिश्चिततापूर्ण और जटिल स्थितियों में उपयुक्त माना जाता है क्योंकि अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में अधीनस्थों को नेता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा है सहयोगात्मक नेतृत्व। इस व्यवहार में नेता अपने अधीनस्थों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक रहता है। यह नेतृत्व व्यवहार उन स्थितियों के लिए सर्वोपयुक्त माना जाता है जहां अधीनस्थों की समान भावना तीव्रता से प्रभावित होती है और उन्हें एक मिनट और उन्हें चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को पूरा कर दिखाने की अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। थर्ड है उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व। इस प्रकार की नेतृत्व शैली के साथ नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करके उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का ध्यान केंद्रित करता है। नेता कर्मचारी को उनके उच्चतम स्तर के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और नेता इस काम को संभालने की उनकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। नेता कर्मचारी को उत्कृष्ट कार्य उपलब्धियां प्रदर्शित करने और निरंतर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो कर्मचारी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करने में सहज है और जिनमें समस्या समाधान के मजबूत कौशल है वे इस प्रकार के प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। और चौथा आ गया सहभागी नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व व्यवहार में काम, कार्य लक्ष्य और लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों पर कर्मचारियों के साथ परामर्श करना शामिल है, जिससे कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होने में सक्षम बनाया जा सके। इसका परिणाम आमतौर पर यह होता है कि कर्मचारी अपने द्वारा चुने गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयासरत रहते हैं। नेता अक्सर नेतृत्व की शैली को उपयोग करते हैं जब कर्मचारी अत्यधिक शामिल होते हैं या उसके पास विशेषज्ञ ज्ञान होता है। इस स्थिति में उनकी अंतर्दर्शी नेतृत्व के लिए अमूल्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एंजल निवेशक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 मापदंड सूची करें। पहला है पूंजी जुटाने की राशि। एंजल निवेशक को स्टार्टअप कंपनी में निवेश करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम पूंजी जुटाने की आवश्यकता होती है। दूसरा है निवेशक की व्यक्तिगत योग्यता। एंजल निवेशक को व्यक्तिगत योजना, वित्तीय अनुभव और उनके पूर्व निवेशों की जानकारी होनी चाहिए। MICE क्या है? MICE मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। एक अक्षर शब्द है जो व्यापारिक यात्रा या पर्यटन उद्योग के उपसमूह को दर्शाने के उद्देश्य से बनाया गया। ये व्यावसायिक इवेंट्स को आयोजित करने के लिए योजनित तौर पर बड़े समूह को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार में व्यापार और नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? उन 3 आवश्यकता की सूची बनाकर संक्षिप्त में बताइए। इसका जो प्रतिपादन वो मैक्लेलैंड ने किया है। उन 3 इच्छाओं को रेखांकित करता है जो एक व्यक्ति के पास संभवतः हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति शक्ति, संबंधता और उपलब्धि से प्रेरित होता है। एक विशेषता आमतौर पर अधिक प्रभावी होती है लेकिन अन्य एक व्यक्ति में भी मौजूद होती है।
तो ये जो आवश्यकता सिद्धांत है, इसमें पहली जो आवश्यकता वो कौन सी है? उपलब्धि की आवश्यकता है। इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी, प्रतिक्रिया और मध्यम जोखिम होता है। और इसमें जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, वो किस तरह का होता है? हाई लेवल पे क्या होता है? किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, शीर्ष पर होना चाहिए और क्रेडिट प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। कमी क्या होती है इनमें? असफलता से डरता है और जिम्मेदारी से बचता है। ठीक है। दूसरी क्या है? शक्ति की आवश्यकता। तो शक्ति की आवश्यकता में क्या होता है? प्रभाव और प्रतिस्पर्धा होती है इसमें। ठीक है। व्यक्ति अ, इसमें क्या, इसका जो व्यवहार है, इसमें विशिष्ट व्यवहार कैसा होता है? उच्च स्तर पे क्या होता है? अंध वफादारी और सद्भाव की मांग करता है, असहमति को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट क्या है? अलग रहता है, सामाजिक दूरी बनाए रखता है। थर्ड है संबंधता की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है? स्वीकृति और दोस्ती होती है और सहकारिता जैसे आयामों का क्या करता है? ये आवश्यकता होती है। इसका जो विशिष्ट व्यवहार वो क्या है? उच्च विशिष्ट व्यवहार वो क्या है? हर किसी और हर चीज पर नियंत्रण की इच्छा होती है इसमें, अपनी स्थिति और संसाधनों को अतिरंजित करता है। ठीक है। और कम विशिष्ट व्यवहार क्या है इसका? आश्रित अधीनस्थ अपनी स्थिति और संसाधनों को कम करता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? 3 डायमेंशन थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है। तो ये पहला बेस लेयर होता है, एनबीएफसी बेस लेयर। विभिन्न एनबीएफसी क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ये विभिन्न वर्गीकृत उनके कार्य, वित्तीय सेवाएं और अन्य विशेषता के आधार पर होता है। ठीक है। जो बैंकों के कार्य नहीं करती उनको क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनीज। पहला होता है बेस लेयर। इसमें मुख्य रूप से 100 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति वाली गैर जमा लेने वाली एनबीएफसी शामिल होती है। इस वर्ग में एनबीएफसी पीयर टू पीयर, एनबीएफसी एनबीएफसी अकाउंट्स एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होती है, और बिना पब्लिक फंड और कस्टमर इंटरफेस वाली एनबीएफसी शामिल होती है। दूसरी होती है मिडिल लेयर। इस वर्ग में वित्तीय संस्थाओं की विस्तारित संगारिका होती है। तीसरी होती है ऊपरी लेवल। इस वित्तीय सेवाओं की ओर भी विस्तारित संगारिका होती है। लास्ट होता है टॉप लेयर। इस वर्ग में बड़ी और व्यापारिक एनबीएफसी होती है, बड़े बड़े जायंट कंपनियां होती है। अंकेक्षण के 4 उद्देश्य दीजिए। अंकेक्षण के क्या? ऑडिट के क्या? 4 उद्देश्य। पहला उद्देश्य है लेखा पुस्तकों की शुद्धता और विश्वसनीयता की जांच। दूसरा है अंकेक्षक द्वारा वित्तीय प्रमाणों की औचित्य और वैधता की सत्यापन करना। थर्ड है त्रुटियों की खोज करना, उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देना। चौथा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सही चित्र प्रस्तुत करना। सामाजिक और अन्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्रबंधक प्रबंधकों को परामर्श देना और वित्तीय निर्णयों में मदद करना। और लास्ट है अंकेक्षण व्यवसायिक नियमों का पालन करने में महत्वपूर्ण और सही निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है। इसको हमने 2 भागों में बांटा है कि जो मुख्य उद्देश्य है वो तो 4 है, ये हमने पढ़ा है, और इसके साथ साथ सामाजिक और अन्य उद्देश्य भी इसके होते हैं। ठीक है। इसका आंसर तो ये चारों में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लेखा एवं महालेखा परीक्षक के कोई 4 कर्तव्य लिखिए। ठीक है। लेखा परीक्षण एक भारत सरकार और राज्य सरकारों के लेखों का अंकेक्षण करता है, ऑडिट करता है। ये वह सरकारी वित्त के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक लेखा समितियों में के ध्यान में आती है। दूसरा है वित्तीय प्रशासन का संभालना कि एक
का कार्य होता है कि भारत के संविधान और संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। थर्ड है सार्वजनिक लेखा समितियों के साथ सहयोग। एक की रिपोर्ट सार्वजनिक लेखा समितियों के ध्यान में आती है जो वित्तीय प्रशासन की निगरानी करती है। फोर्थ है स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करना। एक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं का भी मुख्य होता है। उनका कार्य सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। वे स्वतंत्रता से अपने कार्य को संभालने में लगे रहते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का यह महत्वपूर्ण कार्य देश की वित्तीय प्रशासन में निपुणता और निष्ठा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अंकेक्षण के तत्व लिखिए। ठीक है, पहला क्या है स्वायत्तता। अंकेक्षण को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। उन्हें किसी भी विपक्ष या संलग्न पक्ष के प्रभाव से दूर रहना चाहिए। दूसरा है विशेषज्ञता। अंकेक्षक को विशेषज्ञ और वित्तीय ज्ञान होना चाहिए। वह विभिन्न वित्तीय प्रणालियों और नियमों की समझ रखे। तीसरा व्यवस्थापन। अंकेक्षक को काम की व्यवस्था और योजना बनाने की क्षमता होनी चाहिए। वह अंकेक्षक की प्रक्रिया को संभालने में सक्षम हो। ये तत्व अंकेक्षक के व्यवसाय और नैतिक मानकों को समाहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य आधार बजटन की कोई चार मूलभूत विशेषताएं लिखिए। शून्य आधार बजट एक वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक खर्च को पुनः से मूल्यांकन करने के बाद बजट तैयार किया जाता है। इसके मूलभूत सिद्धांतों में से कुछ विशेषताएं हैं। पहली है गतिविधि आधारित बजटिंग। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग बजट तैयार किया जाता है जिससे व्यवसाय के विशेष कार्यात्मक क्षेत्रों को समाहित किया जा सकता है। दूसरा है आधार रेखा शून्य। शून्य आधारित बजट को बजट बनाने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रत्येक लागत तत्व को विशेष रूप से उचित ठहराने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक खर्च को फिर से स्वीकृत करने के लिए उसके परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। थर्ड है व्यावसायिक लाभों का प्राथमिकता देना। शून्य आधारित बजट में के माध्यम से व्यवसाय को अपने लक्ष्यों और लाभों के प्रति प्राथमिकता दी जाती है। लास्ट जो इसकी विशेषता क्या है व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन में अनुकूलन। जेबीबी व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन में जेबीबी का मतलब होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। प्रक्रिया प्रबंधन में अनुकूलन को बढ़ावा देता है क्योंकि यह व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के बजट को समाप्त करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार निष्पादन बजट के कोई दो उद्देश्य। इसमें से हम दो उद्देश्य देखेंगे। जिन उद्देश्यों को और लक्ष्यों के लिए धन की मांग की जा रही है उनको अधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना तथा कार्यों एवं उपलब्धियों को वित्तीय सामग्री के शब्दावली में प्रस्तुत करना। दूसरी जो उद्देश्य वो क्या बजट को विधानमंडल के द्वारा अच्छी तरह समझने और अधिक अच्छा पुनर्व्याख्यान करने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ है इसके निष्पादन बजट के उद्देश्य है। ये किसने दिया है प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विवरण के विश्लेषण की कोई 5 तकनीक लिखी है। ठीक है, वित्तीय विवरण की 5 तकनीक है। वित्तीय विवरण विश्लेषण कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिए गए तथ्यों का विभिन्न तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण करने की प्रक्रियात्मक तरीका है। यह वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रगति और कार्यक्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। निम्नलिखित 5 तकनीकी विधियां वित्तीय विवरण विश्लेषण में प्रयुक्त होती है। कौन कौन सी तकनीक होती है? पहली होती है प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रवृत्ति प्रतिशत। दूसरा क्या होता है
पिछले कुछ वर्षों की वित्तीय प्रगति को प्रतिशत में व्यक्त करके विश्लेषण किया जाता है। दूसरा होता है प्रवृत्ति अनुपात, विभिन्न वर्षों के बीच वित्तीय अनुपातों की तुलना करके विश्लेषण किया जाता है। थर्ड है, इसी में क्या होता है बिंदु रेखीय चित्रमय प्रदर्शन, इसमें वित्तीय डेटा को ग्राफिकल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। थर्ड है तुलनात्मक विवरण विश्लेषण, इसमें विभिन्न वर्षों के बीच वित्तीय तत्वों की तुलना की जाती है। फोर्थ है सामान्य आकार के वित्त विवरण, इसमें वित्तीय तत्वों को प्रतिशत में प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनकी तुलना की जा सके। फिफ्थ है औसत विश्लेषण, इसमें वित्तीय तत्वों की औसत मूल्य की गणना की जाती है। कोष विवरण विश्लेषण, इसमें कंपनी के वित्तीय लेखा जोखा को देखा जाता है। ठीक है, लास्ट में आता है निम्नलिखित व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां बिना विवरण के दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। तो ये हुआ आईपीएससी आरएस 2023 के मेंस का फर्स्ट पेपर। ठीक है, हमने क्वेश्चंस को क्या किया है, दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हमने छोड़े हैं, उनके मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ कि उनके क्या आंसर हो सकते हैं। एक तो ये वाला यूरोपीय इंटरनेशनल मतलब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और एक स्टार्टिंग में हमने एक ये वाला वचनिका और वात में की व्याख्या। तो वीडियो का एंड करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।